Hello everyone, my name is Mohammad Javed. Now I am going to tell about the Netaji Subhash Chandra Bose जयंती 2023. ओके, कल 23 जनवरी है, तो कल ये वीडियो आपको आएगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में. ओके, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा. तो उसके बारे में तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा डेट ऑफ सेलिब्रेशन कब मनाया जाता है. ये 23 जनवरी 2023. ओके, कल कौन सा दिन होगा? मंडे होगा. ठीक है, चलिए ठीक है. अब इनके बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये मनाया क्यों जाता है. तो ये मनाया इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत एक क्रांतिकारी देशभक्त थे और देश के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी. इसीलिए इनके नाम को हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है इनके नाम से जयंती. इनके इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो अपने आप में एक इनका अलग इतिहास है. जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन थे. हर एक यूथ के लिए ये इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इनके अंदर एक ऐसी आग थी. मतलब इन्होंने देश में अपने टाइम पे ऐसी आग चारों तरफ फैला रखी थी कि लोग इनसे बहुत प्रभावित होते थे. इतना कि देश में जो अंग्रेज राज कर रहे थे उस टाइम पे वो इनसे परेशान हो गए थे. उनके नाक में दम करके रख दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने. तो इसलिए हम आज उनके बारे में जानना चाहेंगे और ये थोड़ा टॉपिक बहुत लंबा होगा क्योंकि इनके बारे में हर चीज़ हम जानेंगे. पढ़ाई से रिलेटेड भी, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी होगा. बाकी ये जो हर एक चीज़ छोटी छोटी पॉइंट जो लोगों को नहीं पता होता वो जानना चाहिए. इनका संघर्ष, इनका पूरा संघर्ष इसमें मैं बताऊंगा आज के दिन कि इन्होंने कैसे इनका संघर्ष रहा. ये संघर्ष इन्होंने पूरे अपने 20 साल के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने अपनी 11 बार जेल जा चुके हैं. वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको बताया जाएगा. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लिया जाए. सुभाष चंद्र बोस जयंती वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन रंगून. सबसे पहले यह रंगून में सेलिब्रेट हुआ था व्हेन 5 मंथ पास्ट आफ्टर हिज डिसअपियरेंस. मतलब जब ये इनके बारे में पता चला था कि इनकी हत्या, ये इनका एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके 5 महीने बाद इनके रंगून में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था इनके बारे में. ठीक है, तो उसके बाद ये उसके बारे में जानकारी है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो पेज इट्स ट्रिब्यूट टू सुभाष चंद्र बोस. मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ट्रिब्यूट किए इस आज के दिन करती है सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती के लिए. ठीक है, जयंती के दिन सुभाष चंद्र बोस फैमिली मेंबर हैव डिमांडेड द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हिज बर्थडे एज देश प्रेम दिवस या डे ऑफ पेट्रोटिज्म. सही है, पेट्रोटिज्म. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे थोड़ा इनके बारे में ये जान लें कि सम पॉलिटिशियन ऑल्सो डिमांड टू डिक्लेयर हिज बर्थडे एज देश नायक. मतलब बहुत से ऐसे पॉलिटिशियन हैं इंडिया में जो डिमांड करते हैं कि इनको देश नायक दिवस के नाम से भी मनाया जाए. इनके बर्थडे को नेशनल हॉलीडे होना चाहिए और उसके लिए गवर्नमेंट अनाउंस किया था 19 जनवरी 2021 में अनाउंस किया था कि द डे वुड बी सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस एवरी ईयर. मतलब हर साल अब पराक्रम दिवस के दिन में मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के तौर पे. तो कब कब किया था ये अनाउंस गवर्नमेंट ने? 19 जनवरी 2021 को. ठीक है, चलिए ठीक है. तो सुभाष चंद्र बोस जयंती वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड एज पराक्रम दिवस इन 2021 ऑन इज 124th बर्थडे एनिवर्सरी. ठीक है, इस बार कौन सी एनिवर्सरी उनकी है? 126वीं. ठीक है, क्योंकि 21 में 124वीं थी, फिर 22वां आया होगा, 125वां, अब 23 आ गया तो 126वां. थोड़ा सा उनके जन्म और पारिवारिक जीवन के बारे में जानते हैं. नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में. कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, कटक शहर में. ठीक है, ठीक है. और हिंदू परिवार में हुआ था, हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था. ठीक है, उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था. ठीक है, और जानकी नाथ बोस जो जी थे कटक शहर के जो बहुत मशहूर वकील थे. पहले वे सरकारी वकील थे मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी और उन्होंने कटक के महापालिका में लंबे समय तक काम किया था और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे थे. अंग्रेज सरकार उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था. ठीक है, राय बहादुर का खिताब उन्हें दिया गया था. ठीक है, प्रभावती देवी के के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था. ठीक है, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस की जो माता जी थी उनकी उनके पिताजी का जो नाम था वो गंगा नारायण दत्त था. दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था. ठीक है, प्रभावती और
ये जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, ठीक है, जिसमें से 6 बेटियां थी और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उसको उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे, ठीक है। अपने सभी भाइयों में सुभाष को सबसे अधिक जो लगाव था वो शरद चंद्र जी से था। उनके जो दूसरे भाई थे, शरद चंद्र बाबू जो थे, प्रभावती जी के और जानकीनाथ जी के दूसरे बेटे थे, ठीक है। मतलब इन दोनों भाइयों में बहुत लगाव था। सुभाष चंद्र बोस उन्हें मेजदा कहते थे, प्यार से मेजदा। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस जयंती 2023 सुभाष चंद्र बोस को कैसे मिली, मतलब ये नेताजी और देश नायक की उपाधि कैसे मिली, ये इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 2023 भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की थी। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में सुभाष चंद्र बोस का नाम भी शामिल है। नेताजी का नारा था, क्या था, सबको बच्चों को याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा दिया था जब वो क्या कहते हैं आपको म्यांमार की तरफ से होते हुए आ रहे थे, लड़ते हुए अपनी आज़ाद हिंद फौज को बना के आए। और लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी उस टाइम उन्होंने पहली महिला की आर्मी बनाई थी उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो उस समय लोगों से, वहाँ के लोगों से कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनको ये नारा देते हुए उनको प्रोत्साहित किया था। आज भी भारतवासियों के भीतर राष्ट्रभक्ति की ज्वार पैदा करता है। मतलब ये आज भी बोलने पे लोग, उनके अंदर एक अंदर से ज्वाला भटकती है, मतलब फूटती है, जोश आ जाता है उनके अंदर, प्रोत्साहित हो जाते हैं वो। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, मतलब बहुत तेज़ थे पढ़ने में और पढ़ाई में तेज़ थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल परीक्षा पास की थी। सिविल परीक्षा जब उन्होंने पास की थी तो उसमें उनकी रैंक चौथी रैंक आई थी, आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन 1921 में जब उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा भारत के किए जाने शोषण के बारे में पढ़ा तो उसी वक्त भारत को आज़ाद कराने का प्रण ले लिया और इंग्लैंड के प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी। मतलब उस समय जो आज की डेट में आईएएस एग्ज़ाम है ना, उस टाइम पे उसका नाम था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। आज है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मतलब वही एग्ज़ाम का नाम पहले ये हुआ करता था। तो उसमें उन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी। समझ सकते हैं आप कितने पढ़ने में तेज थे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये नौकरी को ही छोड़ दिया था, लात मार दी थी। ट्रेनिंग पूरी की उन्होंने 2 साल, उसके ट्रेनिंग के बीच में ही उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया, अपने देश वापस आ गए और आज़ादी की मुहिम में जुट गए। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को किसने दी नेताजी की उपाधि, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि जर्मन के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर बुलाया था। नेताजी के साथ ही सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ठीक है। मतलब कि हिटलर ने उनको खिताब दिया था, आपको क्या किसका दिया था आपको, या नेताजी का, और उनके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनको चीज़ का दिया था खिताब, देश नायक का, ठीक है। ये 2 चीज़ क्वेश्चन आते हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में रोचक तथ्य जानेंगे, ठीक है। क्या जानेंगे कि साल 1942 में सुभाष चंद्र बोस हिटलर के पास गए थे और भारत को आज़ाद करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन हिटलर ने भारत की आज़ादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने सुभाष चंद्र बोस को कोई भी स्पष्ट वचन भी नहीं दिया था। इसीलिए इसके बाद सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकल गए थे और अपनी लड़ाई खुद लड़े वो, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त हुआ, जैसे आपको पहले ही हम बता दिए थे कि उनको हुआ था जब उन्होंने आईसीएस का एग्ज़ाम दिया था। लेकिन देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी आरामदायक नौकरी को छोड़ने का फैसला किया और भारत लौट आए, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिल दहला देने वाला दृश्य से सुभाष चंद्र बोस काफ़ी विचलित हुए थे। जब वो ये हुआ था ना आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी काफ़ी विचलित हुए थे। इसके बाद ही वे भारत आज़ादी संग्राम में जुड़ गए थे। 1943 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस, बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की, तो बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंट्रल की स्थापना की थी उस टाइम पे 1943 में। साल 1943 में ही आज़ाद हिंद बैंक ने 10 रुपये के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपये के नोट जारी किए। 1 लाख रुपये की नोट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर छपी थी, समझे।
मतलब इतने वो अलग टाइप की उनकी सोच थी, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोच के रखते थे, बहुत उनकी माइंड शार्प था। आज के डेट में अगर वो होते तो देश मतलब बहुत आगे होता हम लोग कहाँ से, हम लोग का देश और भी अभी आगे है, पर वो होते तो और ही कुछ बात होती। महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर पहली बार उन्होंने ही संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने ही गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को 1921 से 1941 के बीच में 11 बार देश के अलग अलग जेल में कैद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिया था। हर दिन कोई नया तकनीकी लाते थे, लोगों को मतलब प्रोत्साहित करते थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ वो करते थे, तो अंग्रेज़ परेशान हो गए थे सुभाष चंद्र बोस जी से। यही वजह भी है कि 1945 में सुभाष चंद्र बोस जी की भी मतलब मृत्यु हो गई थी और गांधी जी भी जेल में थे। फिर आज़ादी कैसे हुई 47 में? कौन आखिर था ऐसा इंसान जो कि सुबह ये आपको अंग्रेज़ों को दम कर दिया था? अंग्रेज़ों ने तो वर्ल्ड वार 1 भी जीत गए थे, 2 भी जीत गए थे, फिर क्यों उनको छोड़ना पड़ा? वो ये वजह है कि आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी, ये आर्मी जो थी इनकी, इन्होंने हर जगह ढूंढ ढूंढ के बहुत अंग्रेज़ों को मारा था। यही वजह थी कि आज़ादी जितनी जल्दी हम लोग को मिल गई। अब पर काश होगा सुभाष चंद्र बोस जी आज जीवित होते उस टाइम पे, आज़ादी के टाइम पे, तो देश का बंटवारा भी नहीं होता, कुछ और ही देश का नक्शा होता आज। क्योंकि उनको पता था लोगों से, वो ज़मीन ज़मीन जाके लोगों से मिलते थे, उनको पता था लोगों से कैसे लोगों को इकट्ठा करना, उनको बहुत बेहतर तरीके से आता था। वो लोगों चाहे वो किसी भी रिलीजन, धर्म, कास्ट कुछ भी हो, सबसे मिल जाते थे वो। उनको लोग बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते थे। हर कोई लोग देशवासी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। जितना कि उतना उतनी मोहब्बत गांधी जी से भी लोग शायद ना करते हो जितना कि सुभाष चंद्र बोस जी से करते थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी से लोग मोहब्बत नहीं करते थे, पर सुभाष चंद्र बोस जी की एक अलग ही मतलब कि उनकी वो जो फेमस थे वो अलग ही लेवल के फेमस थे, वो प्रसिद्ध थे वहाँ पे, हर जगह उनको बारे में जानते थे लोग, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। कब कब? एक बार 1938 में हरिपुरा में हुआ था, और दूसरी बार हुआ था त्रिपुरी में 1939 में। उसके बाद 1939 में गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो बने मतलब अध्यक्ष, वो उनकी जगह पर सीतारमैया को बनाना चाहते थे। तो इस वजह, जबकि वो जीत गए थे चुनाव में, जो वोट पाए थे 1500 वोट पाए थे, और 1300 के आसपास वोट पाए थे रमैया जी, 200 वोट ज़्यादा थे। तब भी उनको अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी थी उस समय वो। अभी आगे आपको बताते हैं क्या क्या कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के आज। तो सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु की बात करें तो आज तक रहस्य बना हुआ है। हाँ, सिंपल सी बात है, किसी को नहीं पता है कि वो कैसे वो हवाई जहाज़ से जब वो वहाँ ताइवान से उड़े तो उनके बाद मौत की आवाज़, मतलब उनके बारे में कोई, उनकी मृत्यु का कोई डेट, उनकी 100 बॉडी नहीं मिली थी उनकी, क्या हुआ कैसे हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक उनकी मृत्यु से पर्दा नहीं उठ सकता है। बता दें कि 1945 में जापान जाते समय सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में क्रैश हो गया था, हालांकि उनका शव नहीं मिला था, ठीक है। गांधी जी से हुए थे मतभेद, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें दी थी राष्ट्रपिता की उपाधि। मतलब थोड़े बहुत 1939 के टाइम पे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी की थोड़ी बात, दोनों की अलग अलग थोड़ी सोच हो चुकी थी। उनका मानना था शांति से हम चीज़ें करेंगे, इनका मानना था कि हम चीज़ों को छीन लेंगे, वो अंग्रेज ये हमारी ज़मीन पे ऐसे राज नहीं कर सकते। दोनों अपने अपनी जगह पर सही थे, कोई गलत नहीं था, बस थोड़ा सोच की बात होती है। जैसे हम बता दें मिसाल के तौर पे कि जैसे मानते हैं एक इंजीनियर, एक घर में 2 भाई हैं, एक भाई इंजीनियर है, एक भाई डॉक्टर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक इंजीनियर जो है वो ज़्यादा तेज़ है या एक डॉक्टर तेज़ है। जैसे कि मान लीजिए एक इंजीनियर है, वो देश भर की वो भी प्रोग्रेस के लिए बिल्डिंगें बनाती है, बड़ी बड़ी रोड बनाता है, देश को प्रोग्रेस करता है। उसी तरीके से एक डॉक्टर है जो देश में जितने भी मरीज हैं जो बीमार होते हैं उनको स्वस्थ करता है। तो कहीं ना कहीं दोनों का देश में योगदान है, देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस अलग अलग तरीका है दोनों का, तो इस तरीके से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। यही इसी बस वैसे ही कुछ यहाँ भी था। गांधी जी भी देश की आज़ादी चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी देश की आज़ादी चाहते थे, बस थोड़ा तरीका अलग था। तो वहाँ पर थोड़े समय के लिए दोनों में अनबन हुई थी थोड़ी बहुत, उतना भी कुछ वो नहीं था, पर लोगों ने कुछ और ही इसका मतलब निकाल रखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर महात्मा गांधी जी के विचारों का भी प्रभाव था। भले ही आज़ादी के जंग में गांधी जी से उनके मतभेद रहे हो,
लेकिन बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। 1938 और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। हालांकि 1939 में महात्मा गांधी और कांग्रेस अलाकमान के साथ मतभेदों के बाद भी उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से अलग, मतलब कि उनको 1939 में उनको लगा कि अब हमारी सोच थोड़ी अलग है, तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देके अपना रास्ता अलग बनाया। उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई, आज़ाद हिंद फौज बनाया और भी आगे काम किए। उन्होंने लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, मतलब कि पहली महिला आर्मी बनाई उन्होंने म्यांमार में जाके, और भी नारा वहाँ पे जाके दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों को प्रोत्साहित किया, लोगों से मतलब आर्थिक मदद भी मांगी। इस तरीके से रहा है। ये देखिए सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो मिलिट्री की बेस में अपनी, उन्होंने खुद की जो अपनी मतलब आर्मी बना रखी थी, उस बेस में उन्होंने फ़ोटो अपनी ली थी। उनकी फ़ोटो है ये उस टाइम की। सुभाष चंद्र बोस जी जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज़ सरकार से समझौता किया, सब कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज़ सरकार ने भगत सिंह को जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। नेताजी भगत सिंह के को फांसी रुकवाने का भरसक प्रयत्न किया। गांधी जी ने बहुत कोशिश की थी, नेताजी ने भगत सिंह को भी रुकाने के लिए बहुत कोशिश की थी। भगत सिंह को ना बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी और कांग्रेस से नाराज़ हो गए। मतलब सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी और कांग्रेस से नाराज़ हो गए कि शायद कुछ हम लोग और कोशिश करते तो हो जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। 1939 में महात्मा गांधी और कांग्रेस अलाकमान के साथ मतभेदों के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। मतलब यही वजह थी, इस्तीफा अलग हो गए थे वो। और उस समय वो दूसरी बार वो जब अध्यक्ष बने हुए थे त्रिपुरी में, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो छोड़ दिया था उस पद को। अभी और आगे जानेंगे इनके बारे में, अभी तो ये सब ओवरव्यू है, डिटेल में भी जानेंगे। जब रेडियो स्टेशन से नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किया था संबोधित, रेडियो पे ही मतलब सुभाष चंद्र बोस जी उस टाइम पे जर्मनी में थे, तो वहीं से उन्होंने कह के गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के 1942 के आसपास संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस भले ही महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन वे उनका काफ़ी सम्मान करते थे। वे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बुलाने वाले सबसे पहले शख्स थे। बार बार ये लाइन मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। रेडियो चैनल से उन्होंने मतलब बोला था, वहीं पे राष्ट्रपिता कहा था ना, ये चीज़। ये देखिए आपको हर चीज़ आज जानकारी मिलेगी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी के सहायता लेने का प्रयास किया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों, मतलब उनके जो भी अंदर से गुप्तचर आदमी थे उनके को 1941 में उन्हें ख़त्म करने की आदेश भी दिया था। समझ रहे हो, मतलब इतना नाक में दम कर दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। अंग्रेज परेशान हो गए थे भाई कि ये इंसान जीने नहीं दे रहा है मुझे ऐसा हो गया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। देख रहे हैं, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में, और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा, मतलब ये भारत का जो जितनी पूर्वी भाग वाला देश राज्य है ना, उन सभी राज्यों में बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। मतलब उनके साथ लड़ा मिलकर और अंग्रेज़ों को धूल चटाई, वहाँ पे हराया। मतलब उनके अंदर एक अलग ही आग थी, वो कहीं भी पीछे नहीं हटे, हर कदम देश के लिए लड़ते गए। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने देश के लिए निपटा दी। अगर अभी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। मतलब 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार, मतलब स्थायी नहीं थी, अस्थायी सरकार उस टाइम के लिए बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको, आयरलैंड सहित 11 देशों की मान्यता प्राप्त हो गई थी। मतलब देख रहे हो, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी अलग ही लेवल पर चल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक सरकार भी बना ली खुद। उन्होंने हर कदम पे मतलब अपना दिमाग को यूज करते हुए शार्प माइंड के साथ उन्होंने हर काम किया, कहीं भी पीछे नहीं रहे वो। जापान के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसी अस्थायी सरकार को दे दिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। देख रहे हैं, 1944 में आज़ाद हिंद फौज
ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया। कुछ भारतीय प्रदेश में अंग्रेज़ों से मुक्ति भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। समझ रहे हैं, लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही यही एक महत्वपूर्ण मोड़ युद्ध हुआ। महत्वपूर्ण युद्ध था ये। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से एक प्रशासन जारी किया जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। मतलब उन्होंने गांधी जी से उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, रेस्पेक्ट करते थे, सम्मान। गांधी जी भी उनको बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, बस थोड़ी बहुत बीच में उनकी बातें 1939 के टाइम पे हो गई थी सोचों को लेके, बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। 6 जुलाई 1944 में जब उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी जी को, मतलब कि एक नामकरण प्रसाद जारी किया, वहाँ से उन्होंने आशीर्वाद मांगा अपने युद्ध की विजय के लिए, वहाँ पर जब उन्होंने युद्ध जीता तो। ठीक है, नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है, जहाँ पे मतलब प्रतिवर्ष जापान में 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। क अगस्त को 18 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए 18 अगस्त को शहीद दिवस मनाया जाता है। 1900 सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में, जबकि आज भी यह मानना है कि सुभाष चंद्र बोस की मौत जो है 1945 में नहीं हुई थी। बहुत लोग मानते हैं आज भी। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद कर दिए गए थे। ऐसा लोग कहते हैं कि उनको रूस में नज़रबंद कर दिया गया। तब क्या सच्चाई है आज तक सीक्रेट। इस पर कई बार कमेटी भी बनी। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने की रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन भी आदेश दिया था। आज़ाद हिंद सरकार के 75वें पूर्व होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला पर तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2018 को आज़ाद हिंद सरकार के 75वें मतलब कि वर्ष जब पूरा हो गया था, तो लाल किले पे नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब कि वो लाल किला पे तिरंगा फहराया था। समझ रहे, अलग ही उनके अंदर मतलब जज्बा था सुभाष चंद्र बोस जी के अंदर। 18 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में राजपथ नामकरण कर्तव्यपथ किया गया, पर नेताजी की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। समझ रहे हैं। अब उनकी बेसिक चीज़ें जानेंगे। ये जानकारी जो है ना बहुत ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट है उनकी। अब यहाँ से उनकी असली कहानी आपको पता चलेगी। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया वो ओवरव्यू था। अब देखिए उनकी सबसे पहले की शिक्षा जो है लेकर आईसीएस शिक्षा, जो बेसिक शिक्षा थी वहाँ से लेके आईसीएस तक का सफ़र पहले जानेंगे। ये देखिए उस टाइम की उनकी ये पिक्चर है जब वो आईसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किया था। 4 और उनकी रैंक जो आई थी 4थी रैंक आई थी। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस का 1905 में इंग्लैंड आईसीएस करने गए थे 1905 में, तब की वो चित्र है। ठीक है, एक थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पे ये है कि कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेज स्कूल में दाखिल लिया। कॉलेज में प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। मतलब वो विवेकानंद से सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे उनको पढ़ के। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय मतलब सेकेंड पोजीशन लाई थी। उन्होंने सेकेंड रैंक लाई थी, उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र ऑनर्स के बीच के छात्र थे तो किसी बात पर प्रेसिडेंसी मतलब 1916 की एक घटना है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापक और छात्रों के बीच कोई झगड़ा हो रहा था, कुछ बातों को लेकर हो गया था। उनमें से एक सुभाष चंद्र बोस भी, उन छात्रों में से एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। तो ये जब बात कॉलेज से 1 साल इसी चीज़ के लिए उनको कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया था और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आँख खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। समझ रहे,
वो तो उनको उस टाइम पे ही सेना का बहुत ज़्यादा जोश था कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, देश में शामिल हो, देश की सेना में शामिल होना है। यही वजह है कि आज उनके बारे में जब पढ़ोगे आगे जाके तो उन्होंने कितनी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनके अंदर एक आर्मी वाली बात थी, वो एक सोल्जर थे, वन मैन आर्मी। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने का कर रहा था। बोला ना हमने, खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और को फोर्ट विलियम सेनाले में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर ख्याल आ गया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीच में भी कम नंबर ना आ जाए, तो सुभाष जी ने खूब मन लगा के पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। समझ रहे हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने इंटरमीडिएट में मतलब दूसरा सेकेंड वो डिवीज़न नहीं होता, मतलब कि 60% से कम लाए थे नंबर, तब बीमार बहुत थे उस समय। उनको डर था कि इंटर मेरा ये बीए में भी जो उन्होंने बीए ऑनर्स कर रहे हैं वहाँ से ना हो, दिक्कत ना हो जाए, नंबर कम ना आ जाए। पर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, आखिर उन्होंने परीक्षा देने का इसी तरीके से अब आगे यहाँ पर है। मतलब उन्होंने 15 सितंबर 1919 में आईसीएस मतलब इंग्लैंड चले गए थे आईसीएस की ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 1919 में 15 सितंबर को जब वो आईसीएस का एग्ज़ाम निकाले थे तो। ठीक है, ये जानकारियाँ हैं। अब ये देखिए, और जब पर उनका मन फिर 1920 के आसपास जब ये चोरा हत्याकांड हुआ, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद वो देश के बारे में जब पढ़ने लगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान उनका मन कर रहा था कि हम देश में अपने यहाँ के देश का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है वहाँ पे आके शामिल हो जाए। वो बहुत परेशान हो रहे थे, वो सोचे कैसे मैं आऊँ कैसे आऊँ, बहुत मतलब वो असमंजस में फंस गए थे कि आईसीएस करूँ मैं कि या फिर अपने मतलब देश के लिए कुछ करूँ। तो उन्होंने फिर अपने भाई को एक पत्र भेजा। उनके भाई जो थे शरत चंद्र बोस जी को पत्र लिख के भेजा, राय जानने की कोशिश की। दिलो दिमाग पर महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों में कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेगू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा, एक पत्र। ठीक है, फिर देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, एक पत्र उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास को लिखा, किंतु अपनी अपनी माँ प्रभावती का यह पत्र मिलते ही कि पिता परिवार के लोगों या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। मतलब उनकी माँ जी ने कहा कोई भी कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है कि तुम देश के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी आईसीएस की नौकरी त्याग मतलब कि रिजाइन कर रहे हो। तो ये बात उनकी माँ ने लिखा, तो वो बहुत खुश हुई इस बात को, अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस जी जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राई पास ऑनर्स की डिग्री के साथ साथ स्वदेश वापस लौट आए, मतलब अपने देश लौट आ गए। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश और कार्य, मतलब वो स्वतंत्रता संग्राम में कैसे उन्होंने अपनी एंट्री ली। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित हो गए सुभाष चंद्र बोस जी दास बाबू मतलब सीआर दास को ही दास बाबू भी कहते थे, दास बाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सलाह के अनुसार पर भारत वापस आने पर सर्वप्रथम मुंबई गए और महात्मा गांधी से मिले। मुंबई में गांधी मणि भवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच पहली मुलाकात हुई थी। कब हुई थी? 20 जुलाई 1921 में हुई थी। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर दास बाबू के साथ काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कोलकाता आकर देश बाबू से मिले, मतलब चित्तरंजन दास जी से मिले। समझ रहे हैं, मतलब उन्होंने गांधी जी ने ही उनको कहा था कि जाइए बंगाल में कोलकाता में सीआर दास जी के साथ रहिए आप उनके अंदर में, उनके साथ काम करिए वहाँ पे जाके देश के लिए अगर करना है तो। ये बात उन दिनों गांधी जी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। तो सीआर दास चित्तरंजन दास बाबू जो थे
इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे, इसलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को वहाँ भेजा था। उनके साथ सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन में सहयोगी हो गए। गांधी जी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, जिसके कारण 1922 में दास बाबू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। क्योंकि उस समय गांधी जी बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी नेता सब जेल में चले गए थे जब ये मामला चोरी चोरा हुआ था, तो इस वजह से कोई था नहीं बाहर। तो बाहर में मोतीलाल नेहरू थे, सीआर दास जी, ये लोग मिल के आपस में स्वराज पार्टी की 1922 में स्थापना की। और विधानसभा के अंदर से अंग्रेज सरकार का विरोध, विधानसभा के अंदर से ही अंग्रेज की सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी से लड़कर जीता और दास बाबू कोलकाता के महापौर मेयर बन गए, वहाँ के मेयर बन गए थे ना। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल दिया था। कोलकाता के सभी रास्तों और अंग्रेजी नाम बदल के उन्हें भारतीय नाम दे दिए गए। मतलब कि उन्होंने जहाँ जहाँ अंग्रेजी में सब नाम लिखे थे वहाँ भारतीय के नाम से उन्होंने देख रहे हो। मतलब उस समय सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में सिर्फ यही था कि देश का ही हर जगह, देश में हमारे देश का नाम होना चाहिए, अंग्रेजी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भारतीय नाम दे दिए गए थे। स्वतंत्रता संग्राम के प्राण न्यौछावर करने वालों परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। मतलब वहाँ पे उन्होंने ध्यान दिया कि वहाँ के आसपास जो लोग जो देश के लिए अपने प्राण दे रहे हैं उनको पहले नौकरी उनके घर वालों को मिलनी चाहिए। उन्होंने बहुत चीज़ अलग ही एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया अलग सा। बहुत जल्द ही सुभाष चंद्र बोस देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंतर्गत युवा की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। किस मतलब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मिले, फिर उनके साथ इंडिपेंडेंस लीग की शुरुआत की। मतलब लोग उनको जानने लगे, बड़े बड़े नेता लोग, कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी का अलग ही एक थॉट था देश के लिए। 1947 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तब कांग्रेस ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस इस आंदोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम 8 सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष चंद्र बोस एक सदस्य। इसी में एक सदस्य जो 8 सदस्य थे ना, उसमें से उसके अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू थे और उसके सुभाष चंद्र बोस उसमें से एक मेंबर थे। ठीक है, कि हमारा संविधान जो बनना चाहिए, हमारा संविधान बनाने के लिए बोला था। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। नेहरू जी ने रिपोर्ट पेश किया था। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस खाकी मतलब अपने पूरे आर्मी वाले कपड़े में खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू के को सैन्य तरीके से सलामी दी। समझ रहे, गांधी जी ने उन दिनों पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। मतलब उस टाइम पे वो पूर्ण स्वराज की मांग से सहमत नहीं थे। वो चाहते थे कि कोई भी काम आगे एक तरीके धीरे धीरे होना चाहिए, स्टार्ट एक बार में हम उनको ये ना करें ताकि और दिक्कत ना हो जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। गांधी जी अशांत टाइप के पर्सन थे, थोड़ा सा वो शांति से सुनते थे। और हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो अलग ही गर्म किस्म के इंसान थे, उनके अंदर ज्वाला होती थी। वो उनके युवा थे वो आज के उस टाइम पे, तो वो उनकी अलग सोच थी। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट्स मांगने की ठान ली थी, लेकिन सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। मतलब उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों को ने पूर्ण स्वराज की मांग की और उससे पीछे नहीं हटे। अंतः में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेट देने के लिए 1 साल का वक्त दिया जाए। मतलब एक राज्य अपना होना चाहिए, मतलब सब कुछ देश का होना चाहिए, ऐसा मांग पूरी की गई कि कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करेगी। परंतु अंग्रेज सरकार यह मांग पूरी नहीं की। इसलिए 1930 में अंग्रेजों ने उनकी ये मांग, उन्होंने जो वादा किया था 1 साल में हम आपको ये आपकी मांग पूरी करेंगे, उन्होंने ये बात से पीछे हट गए। तो 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ, तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
आज यही वजह है कि 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। उसकी कहानी यही है कि उन्होंने कहा था कि हमें पूरा स्वराज मिलनी चाहिए, अंग्रेज पीछे हट गए। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में 1930 में उन्होंने खुद से 26 जनवरी के दिन उन्होंने अपने पूरे स्वराज के दिन मनाते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, उन्होंने ये ऐलान कर दिया अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहरा कर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। सुभाष चंद्र बोस अलग ही वन मैन आर्मी थे, कहीं डरते ही नहीं थे, अंग्रेज हो या कुछ हो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो अपने जो जीत में थे कि मुझे करना है तो करना है। उन्होंने राष्ट्रध्वज फहरा के वहाँ पे किए थे, अंग्रेजों के सामने किया, अंग्रेज वहीं पर खड़े हुए। अब वो आके लाठी चला रहे थे, इनका कभी भी जज्बा कम नहीं हुआ, हर समय अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तब गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया। भगत सिंह की मतलब उस टाइम पे कैदियों को रिहा करवा दिया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह और क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह ने की फांसी माफ़ कराने के लिए गांधी जी सरकार से बात की, परंतु नरमी के साथ ऐसा बताया जाता है कि परंतु सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें, लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के तरीकों से सुभाष चंद्र बोस बहुत दुखी हुए। गांधी जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत वो नाराज़ भी हुए थे उस टाइम पे, कि उनकी वजह से थोड़ा सा और कोशिश करते शायद हो जाते हैं, पर ऐसा वो इस अलग टॉपिक है। गांधी जी और भगत सिंह का एक अलग ही टॉपिक है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस का अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की बैठक में आगमन हुआ। 1939 में अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस कुल 11 बार कारावास गए हुए हैं। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारावास हुआ था। कब हुआ था? 16 जुलाई 1921 में। 1925 में गोपीनाथ साहा नाम एक क्रांतिकारी कोलकाता में पुलिस अधीक्षक चार्ल्स टेगार्ड को मारना चाहता था। उसने गलती से अर्नेस्ट डे नामक एक व्यापारी को मार डाला। इसके लिए उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई गोपीनाथ जी को। तो फांसी देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी को जब पता चला, वो बहुत फुट फुट के उस बात पर रोए थे, क्योंकि वो अपने पूरे देशवासियों के लिए, जो भी देश के लिए लड़ता था उनके लिए बहुत ध्यान रखते थे, उनका बहुत अपने भाई की तरह मानते थे। उन्होंने गोपीनाथ का शव मांग कर उसका अंतिम संस्कार किया। इससे अंग्रेज सरकार ये समझ गए थे कि सुभाष चंद्र बोस ज्वलंत क्रांतिकारियों से न केवल संबंध ही रखते थे बल्कि वे उन्हें उत्प्रेरित भी करते हैं। इसी बहाने अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार किया और बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें अनिश्चित काल के लिए म्यांमार और मांडले में कारागृह में बंदी बनाकर भेज दिया। वो अंग्रेजों के दिमाग में डर पैदा हो गया था कि सुभाष चंद्र बोस जी एक अलग ही है भाई, ये इनका दिमाग खराब हुआ तो अंग्रेज सीधे बाहर चले जाएंगे देश से, उनको डर लगा रहता था। यही वजह था इनको बार बार जेल भेज देते थे कि आगे जेल में ही ज़्यादा टाइम बिताए वो। 5 नवंबर 1925 को देशबंधु चित्तरंजन दास कोलकाता में चल बसे, मतलब वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई 1925 को 5 नवंबर। सुभाष चंद्र बोस ने उनकी मृत्यु की खबर मांडले कारागृह में, जब वो जेल में ही थे उस टाइम पे, मतलब रेडियो पर सुनी थी। मांडले कारागृह में रहते समय सुभाष चंद्र बोस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उन्हें तपेदिक हो गया था परंतु अंग्रेज सरकार ने फिर भी उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था। मतलब इतनी उनकी तबीयत खराब हो गई थी फिर भी वो नहीं कर रहे थे, वो जानते थे कि कोई कहीं ये फिर से बाहर जाके कुछ ऐसा ना कर दे जाके हम लोग के नाक में दम हो जाए। कर दिया। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए यह शर्त रखी कि वे इलाज के लिए यूरोप चले जाएं। मतलब वो इतना अंग्रेजों को दिल में डर हो गया था कि कहीं सुभाष चंद्र बोस इंडिया में इलाज करवाएं या फिर वहीं से बाहर निकल के भाग गए, फिर उस अलग तरीके से कुछ मामला ख़राब ना कर दे, अंग्रेजों का डर लगा रहता था। इसलिए उन्होंने कहा कि तो यूरोप जाओ अपने इलाज के लिए, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इलाज के बाद वे भारत कब लौट सकते हैं, इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने यह शर्त स्वीकार नहीं की। आखिर में परिस्थिति में इतनी कठिन हो गई कि वे जेल में अधिकारियों को यह लगने लगा कि शायद वे कारावास में ही ना मर जाएं,
मतलब इतनी बुरी हाल हो गई थी। अंग्रेज सरकार ने यह खतरा भी नहीं उठाना चाहती थी सुभाष की कारागृह में मृत्यु हो जाए, इसलिए उन सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इलाज के लिए डलहौजी चले गए। ठीक है, 1930 में सुभाष चंद्र बोस कारावास में ही थे। फिर देख रहे 1930 में फिर कारावास में ही थे। इस चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। मतलब उनके अंदर वो कारावास में ही थे, उनको महापौर चुना गया, इसलिए सरकार उन्हें रिहा करने के पर मजबूर हो गई थी। मजबूरी अब हो गई थी कि भाई अब तो ये महापौर हैं, वो जीत भी गए थे, तो 1930 में उनको छोड़ा गया। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कारावास हुए। देख रहे हैं 1930, 1925, 1932, आगे भी कई बार होंगे। मतलब 11 बार, मतलब अपनी 20 साल की ज़िंदगी जो स्वतंत्रता संग्राम में बिताई है 1921 से 1942-45 तक, उनमें उन्होंने 11 बार जेल गए। वो 11 बार जेल। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष चंद्र बोस इस बार इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। अब क्यों हो गए ये बताता हूँ मैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। बताया ना, सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग के बहुत शार्प थे वो। ये देखिए यूरोप में जब वो गए थे तब वहाँ की फ़ोटो है, 1933 के टाइम की है। 1932 में गए थे, लगभग 33 की फ़ोटो। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में ही रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहीं वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, मतलब इटली के नेता लोग से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। आयरलैंड के नेता डी वलेरा सुभाष के अच्छे दोस्त बन गए। जिन जिन दिनों सुभाष यूरोप में थे वही दिनों सुभाष जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का मतलब निधन हो गया था। ऑस्ट्रिया में ही निधन हो गया था, तो सुभाष ने वहां जाकर जवाहरलाल नेहरू को सांत्वना दी। बाद में सुभाष चंद्र बोस यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। ये विट्ठल भाई पटेल कौन है पता है? बताइए कौन है? विट्ठल भाई पटेल वही हैं जो आपके ये विट्ठल भाई पटेल वही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो सुभाष यूरोप में विट्ठल भाई पटेल से मिले। कहाँ मिले? यूरोप में। विट्ठल भाई पटेल के साथ सुभाष के मंत्रणा की, जिसे पटेल बोस विश्लेषण के नाम से प्रसिद्धि मिली। इस विश्लेषण में उन्होंने दोनों के गांधी जी के और नेतृत्व में जम के निंदा की थी। उसके बाद विट्ठल भाई पटेल जब बीमार हो गए थे तब सुभाष चंद्र बोस उनकी बहुत सेवा की, मगर विट्ठल भाई पटेल नहीं बचे, उनका निधन हो गया था। विट्ठल भाई पटेल अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति सुभाष चंद्र बोस को नाम कर दी थी, मगर उनके निधन के पश्चात उनके भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब उनके जो भाई थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस वसीयत को स्वीकार नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वसीयत को लेकर अदालत में मुकदमा चलाया। यह मुकदमा जीतने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ने अपनी भाई की सारी संपत्ति गांधी, मतलब वो उन्होंने मुकदमा जीत लिया और सारी संपत्ति उनको मिली जो अपने भाई की, वो गांधी जी के हरिजन सेवा कार्य में भेंट कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वो भी एक, वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा वो भी मानते थे, मतलब गांधी जी को तो सभी मानते थे, सब अपना सारा अपने सभी को ही अपना मतलब अपने लिए हर किसी के लिए पहला नेता जो थे गांधी जी ही थे। 1934 में सुभाष चंद्र बोस को उनके पिता के मृत्यु शैया पर होने की खबर मिली। खबर सुनते ही हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी, फिर भी वे कोलकाता गए और कोलकाता पहुंचते ही अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रख कर वापस यूरोप भेज दिया। मतलब अंग्रेज दिन भर उनके लिए मतलब कि खड़ी होती थी, भाई कहीं सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी ना आ जाए, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। बहुत डरते थे अंग्रेज मतलब सुभाष चंद्र बोस जी से। अब ऑस्ट्रिया में उनका प्रेम विवाह, वहाँ पे ऑस्ट्रिया में उन्होंने शादी भी की, उनकी शादी हुई सुभाष चंद्र बोस जी की। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। तो उनके एक मित्र थे जिन्होंने एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। वो जो वो थे वो उसी टाइम में तो
उनसे मिलने के बाद ही वो नेताजी उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए। फिर वो स्वाभाविक है कि फिर दोनों प्रेम हो गया। फिर उनकी वहीं पे शादी हो गई। उन्होंने शादी हिंदी रीति रिवाज के साथ की थी। उन्होंने सन 1942 में उन्होंने शादी कर ली थी। ठीक है। तो वियना में उनका एक पुत्र उनकी एक पुत्री को जन्म दिया था। वियना में उन्होंने क्या वियना में एमिली, उनकी जो पत्नी का नाम एमिली था, उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने उसे पहली बार तब देखा था जब वो मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष चंद्र बोस जी की मौत हुई तो अनीता 3.25 साल की थी। मतलब मात्र 3 साल की भी अभी नहीं हुई थी, तभी उनकी पिताजी की वो न्यूज़ आ गई थी 1945 में कि उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। अनीता अभी जीवित है, आज भी जीवित है। उनका नाम अनीता बोस फाफ है। और अपने पिता के परिवार जनों से मिलने अनीता फाफ कभी कभी भारत भी आती हैं। ये देखिए एक चित्र है, जब वो हरिपुरा 1938 के टाइम की पिक्चर, जब वो अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, गांधी जी के कहने पे चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो गांधी जी यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए बगल में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी हैं। एक दूसरे से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत खुशहाल एक दूसरे। तीनों की मित्रता अच्छी थी, पर लोगों ने अलग मोड़ दे दिया आज की डेट में। ऐसा कोई चीज़ नहीं था। हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सन 1938 में दोनों के बीच राजेंद्र प्रसाद और नेताजी के मतलब बाएं साइड में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी दिख रहे हैं। मतलब वहाँ पे देखिए राजेंद्र प्रसाद भी पीछे हैं। ये इस अधिवेशन में पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना। इस कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। ठीक है। और उनकी स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए क्या किया गया कि कई 51 बैलों, मतलब 51वां अधिवेशन था, इसीलिए 51 बैलों के द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया था सुभाष चंद्र बोस जी का ये स्वागत। नहीं कहते हैं स्वागत नहीं करोगे हमारा, वैसा उनका स्वागत। मतलब एक अलग लेवल के इंसान थे भाई सुभाष चंद्र बोस। हर युवा के लिए आज भी मतलब उनकी कहानियाँ जो पढ़ता है तो उनके अंदर की एनर्जी हो जाती है कि कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, चाहे आप अकेले हो या आपके खिलाफ पूरी दुनिया ही क्यों ना हो, आपके अंदर अगर ताकत है तो आप जीत सकते हो, कर सकते हो। आपको पीछे नहीं होना चाहिए। बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता की और डॉक्टर द्वारका नाथ कोटरीस ने के नेतृत्व में चिकित्सकीय दल भेजने का निर्णय किया। आगे चल के जब सुभाष बाबू ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया और तब कई लोगों ने उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस दुर्घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कोई जापान की कठपुतली वो नहीं थे, ना ही वो फासिस्ट थे, फासिस्ट विचारधारा के थे। मतलब बाद उनको जब वो मतलब जापान के साथ मिलने लगे तो लोग जन्मे करते, लोग बातें बनाते तो बनाने लगे, ये देखो ये कठपुतली है, ये अपने देश के लिए नहीं कर रहा। बाद में पता चला कि देखो ये देश के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दिया 1939 में। ठीक है, क्यों दिया था बताते हैं इसके बारे में। इसके बारे में आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तब सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति तो अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव में आके बिल्कुल ना झुके, मतलब अंग्रेज़ों के दबाव में ना रहे। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ना आने पर कोई ऐसा व्यक्ति आया ही नहीं कि जो मतलब कि इस मामले के लिए उन्होंने बोला कोई ऐसा व्यक्ति उठना चाहिए 1939 में सुभाष मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो किसी के डरे ना, बेहिचक सामने से लड़े वो अंग्रेज़ों से। कोई सामने ना आया तो उन्होंने अपना नाम खुद ही सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नाम स्वयं अध्यक्ष के पद पर रखना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी जी अध्यक्ष मतलब वो चाहते थे कि थोड़ा सा अभी मामला सही नहीं है तो मामला शांति से निपट जाए। वो जानते थे कि भाई सुभाष चंद्र बोस जी 1 मैन आर्मी है, अंग्रेज़ों को वाट लगा देंगे। वो चाहते थोड़ा सा मामला भी शांति से गुजरे तो सही रहे। वो इसीलिए उन्होंने कहा कि पद पे आप ना रहना चाहते थे। गांधी जी ने अपने पद के लिए पटाभी सीतारामैया जी को चुना और इधर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जबकि
मतलब रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को पत्र भी लिखा कि सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष बनाना चाहिए। तो प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ शाह जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष चंद्र बोस को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न होने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। मतलब फिर से चुनाव पहले जब सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी जी ने पटाभी सीतारमैया के साथ दिया है तब वे चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष चंद्र बोस जी को 1580 मत मिले और सीतारमैया जी को 1377 वोट मिले। गांधी जी के विरोध में के बावजूद सुभाष चंद्र बोस बाबू को 203 मतों से चुनाव जीत गए। मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पताबी सीतारमैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से ये कह दिया कि अगर वे सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं है तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारी में 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मतलब उन्होंने मतलब कि कह दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस जी के साथ नहीं रहेंगे, हम गांधी जी की बात मानते हैं, क्योंकि वो पूरा ऐसे वो पुरानी नाव है, पुराने सबसे पुराने वही है, हर चीज़ वो बेहतर जानते हैं, इसलिए हम उनके साथ रहेंगे, उनकी बात मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे। मतलब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जवाहरलाल नेहरू तब भी वो बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष चंद्र बोस के साथ रहे। जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कहा नहीं, सुभाष चंद्र बोस जी ही रहने चाहिए। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। इस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बाबू जी की तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी ने स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष चंद्र बोस को कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने मतलब उनकी एक ना मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई कि सुभाष चंद्र बाबू को काम ही ना कर पाए, मतलब कुछ काम ही ना कर पाए। आखिर में तंग आके 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बाबू जी ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया। अब देखिए आगे की कहानी। अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 3 मई 1939 को, देख रहे हो। अभी यहाँ पे 29 अप्रैल 1939 को इस्तीफा दिया फट से ना, तुरंत उसके 4 ही दिन बाद ही 3 मई 1939 को उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। मतलब उनके दिमाग में एक प्लान हमेशा रेडी रहता था कि ये काम छोड़ेंगे तो वो कोई भी काम ऐसे नहीं छोड़ते थे, पहले वो आगे का सोच लेते थे क्यों छोड़ना है तब। तो तुरंत उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। मतलब देखिए उन्होंने क्या किया। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने वाली सूचना मिल गई थी कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला है। ये जानकारी उनको 3 सितंबर 1939 में मिल गई थी। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज करना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। सुभाष चंद्र बोस जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ संकल्प भी दोहराया। कहा अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध कर देगी। देखा, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट थे कि हम अकेले भी कर सकते हैं अपने दम पे। वो इसलिए तुमको कहते हैं क्या कि सुभाष चंद्र बोस जी वन मैन आर्मी थे, वन मैन आर्मी। अगले ही वर्ष जुलाई 2 कलकत्ता में स्थित हालवेट स्तंभ, देखो यहाँ ये बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले ही वर्ष मतलब 1940 की ही बात है कि जुलाई में कलकत्ता में स्थित हालवेट स्तंभ है, कलकत्ता में था उस समय, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, अंग्रेजों का बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने यूथ ब्रिगेड ने
सुभाष चंद्र बोस जी की जो यूथ ब्रिगेड थी, उनकी आर्मी थी, ब्रिगेड कहते हैं जो कोई आदमी मतलब आर्मी बनाई जाती है अपने किसी एक मकसद के लिए। तो वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने जो अभी फॉरवर्ड ब्लॉक की आर्मी बनाई थी ना, ब्रिगेड, यूथ ब्रिगेड, रातों रात वो स्टैम्प मिट्टी में मिला दिया, मतलब तोड़ फोड़ दिया उसको, पूरा जड़ से मिटा दिया। ये था सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी। सुभाष चंद्र बोस जी स्वयं सेवक उसकी नींव की एक मिट्टी उखाड़ ले गए। देखा यहाँ पे क्या है, उन्होंने उनकी मतलब उन्होंने पूरी ईंट को ही एक एक नींव की थी ना, वो भी हटा दिया। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने यह संदेश दिया अंग्रेजों को कि उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरीके से वे जिस तरीके से उन्होंने इस स्तंभ को धूल में मिटाया है, उसी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को भी ईंट से ईंट बजा देगी। ये कहा, मैं कहा ना, सुभाष चंद्र बोस जी वन मैन आर्मी, मतलब वो कहीं भी डरते नहीं थे अंग्रेजों से। इसलिए तो कह रहे थे, अगर वो 1947 में जीवित होते, अंग्रेजी स्वतंत्रता मतलब जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था, ये विभाजन आज होता नहीं। हमारा देश आज पूरे वहाँ पाकिस्तान के आगे मतलब अफगानिस्तान तक जो बाउंड्री शेयर होती थी, वहाँ तक उनका राज होता है। इधर म्यांमार के आगे जो पूरा ये इंडोनेशिया तक जो हमारा सीमा था, ये सारे चीज़ हमारे अंडर में होता है आज। पर चलिए क्या किया जाए, जब किस्मत में वो चीज़ नहीं होती है, वो जो चीज़ लिखी होती है, तो क्या किया जाए। आज वो जिंदा होते हैं तो वो 1945 में वो उनकी मौत हो गई थी। अगर वो जिंदा रहते तो वो कहीं छुप कर रहते नहीं, उनके अंदर वो आदत नहीं थी छिप कर रहने वाली। जितनी मैंने उनके बारे में पढ़ाई की है, इससे यही पता चलता है कि आपने भी अभी जितना भी चीज़ जाना है, कि वो कभी बैठने वाले में से इंसान में से नहीं थे कि बैठ के देख रहे इंसान ना इंसाफ़ी होते हुए, नहीं, ऐसा वो देख ही नहीं सकते थे। तो 1900 अगर वो मान लो कि कहते हैं लोग कि वो जिंदा थे, तो 1947 में अगर वो जिंदा रहते, कहीं छुप कर रह रहे होते हैं, ज़िंदगी आम जिंदगी बिता रहे होते, तो उनसे रहा नहीं जाता। उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी चुपचाप बैठने वाली, वो तुरंत वहाँ से कुछ ना कुछ करते। तो वो इसी से पता चलता है कि वो शायद नहीं थे दुनिया में। इसके या क्या सच है, कुछ कह नहीं सकते हम इस बारे में। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष चंद्र बोस सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध होने के मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान सुभाष चंद्र बोस जी जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। वो मतलब वहाँ पर रहना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। तो उन्होंने सरकार को उन्हें रिहा करने का पर मजबूर करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जेल में आमरण मतलब उन्होंने अनशन चालू कर दिया। हालत मतलब भूखे रहने चालू कर दी कि वो सोचे कि अगर जेल में हम भूखे रहेंगे तो मेरी तबीयत खराब होगी, तो बाहर से जो भी सरकार है कुछ ना मेरे लिए तो करेगी। हालत ख़राब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, अंग्रेज़ों ने। मगर अंग्रेज़ सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस युद्ध के दौरान मुक्त रहे, मतलब फ्री इधर उधर टहले। ऐसा हमको लगता था कि भाई ये इंसान अगर बाहर फ्रीली घूमा ना, तो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पे नज़रबंद करके बाहर पुलिस खड़ा पहरा बैठा दिया था, नज़रबंदी से पलायन। अब वो कैसे वहाँ से भी निकले, देखिए उनकी कहानी है। देखिए ये उनका ये कलकत्ता में, वर्तमान कलकत्ता में नेताजी नाम से भवन है। सुभाष चंद्र बोस जी का वेश बदल वहाँ पे उनकी ये आर्मी में फ़ोटो लगी हुई है, आर्मी की ड्रेस में ये लगी हुई है ना, कलकत्ता में भवन है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी वेश बदल कर फरार हुए थे। इस घर में अपनी नेताजी इस घर में अच्छा। हाँ, नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक योजना बनाई। उसी मतलब वो जो भवन दिखा रहे हैं ना, इसी भवन से वो फरार हुए थे। ये रिसर्च योजना है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो स्थापित कर दिया गया इसी जगह पे मतलब रखा बना दिया गया है। नज़रबंदी से निकलने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने एक योजना बनाई। 16 जनवरी 1941 को वे पुलिस को चकमा देते हुए एक पठान मोहम्मद जियाउद्दीन के वेश में अपने घर से निकले। शरद बाबू के बड़े बेटे जो उनके बड़े भैया थे, शरद बाबू के जो बड़े बेटे थे शिशिर ने उन्हें अपनी गाड़ी से कोलकाता दूर झारखंड राज्य में धनबाद के जिला गोमो, जो आज की डेट में गोमो तक पहुंचाया था। इस गोमो जो जगह है ना, ये स्टेशन, आज इस स्टेशन का नाम गोमो से बदल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन वहाँ तक पहुँचा दिया था उन्होंने। फिर गोमो रेलवे स्टेशन वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से, जैसा कि मैंने अभी तुम बताया आप लोग को,
से फ्रंटियर मेल पकड़ के वे पेशावर पहुंच गए। फ्रंटियर मेल वहाँ से पकड़ा, पेशावर पहुंच गए। पेशावर में पहले पेशावर जो भी पाकिस्तान से हमारे इंडिया ही में था, उसमें देश तो विभाजित हुआ नहीं था। तो पेशावर में उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सहकारी मियाँ अकबर शाह मिले, मतलब जो सहकारी थे वो मियाँ शाह मिले। उनकी मुलाकात कीर्ति किसान पार्टी के भारत राम तलवार से करा दी। भारत राम तलवार के साथ सुभाष पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी, में देख रहे पाकिस्तान के कोलकाता से पेशावर, पेशावर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की ओर निकल पड़े। इसी सफ़र में भारत राम तलवार रहमत खान नाम के पठान और सुभाष चंद्र बोस उनके गूंगे बहरे चाचा बन गए। पहाड़ियों में देख रहे क्या क्या बदल के उनको वेश बदलना पड़ा, किस किस जगह, क्योंकि अंग्रेज उनकी पीछा कर रहा था हर जगह। ये अंग्रेज लोग उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ चले गए ये। पहाड़ियों में पैदल चलते हुए उन्होंने ये सफ़र पूरा किया था। फिर काबुल में सुभाष चंद्र बोस जी 2 महीने तक उत्तम चंद्र मल्होत्रा नामक एक भारतीय व्यापारी के घर में रहे थे। वहाँ उन्होंने पहले रूसी दूतावास में प्रवेश पाना चाहा, इसमें नाकामयाब रहे। ये पिक्चर एक सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से एक भारतीय पिक्चर है भारत में, ये स्टोरी पूरी वहाँ दिखाई गई है, देखिएगा आपको पता चलेगा। इसमें नाकामयाब रहने पर इन्होंने जर्मन और इटालियन दूतावासों में प्रवेश पाने की कोशिश की। इटालियन दूतावास में उनकी कोशिश सफल रही। जर्मन और इटालियन दूतावास ने उनकी सहायता की। आखिर में आयरलैंडो मजांटा नामक इटालियन व्यक्ति, आर्लेंडो नाम का एक इंसान था, उनसे व्यक्ति बनकर सुभाष काबुल से निकल के रूस की राजधानी मॉस्को होते हुए जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुँचे। मतलब जर्मनी पहुँच गए, कहाँ रूस भी चले गए, देख रहे हो कहाँ कहाँ नहीं गए, पूरा वर्ल्ड इन्होंने घूम लिया आज़ादी के लिए, कि आज़ादी करवा के रहेंगे चाहे कुछ हो जाए। पहले भारत से कलकत्ता से निकले, कहाँ चले गए, पाकिस्तान पेशावर होते हुए अफगानिस्तान काबुल गए, काबुल होते हुए भी वहाँ के दूतावास में गए और वहाँ पे फिर वहाँ से होते हुए उन्होंने रसिया में मॉस्को पहुँच गए, मॉस्को से फिर जर्मनी बर्लिन पहुँच गए। ठीक है, ये देखिए ये है सुभाष चंद्र बोस जी की कार है, जो इसी कार से सुभाष चंद्र बोस जी घर से फरार हुए थे, ये वही कार है। ठीक है, जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर से मुलाकात हुई। अब जर्मनी में गए तो वहाँ पर हिटलर से मुलाकात किए थे। बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम रिबेनट्रोप जैसे जर्मनी के अन्य नेताओं से मिले। उन्होंने जर्मनी के भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। वहाँ पर फ़ौरन ही देखिए, वहाँ पर तुरंत जाते ही अपनी काम को चालू कर दिया अच्छी तरीके से। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के नाम से जानने लगे। उन्होंने हिटलर ने उनको पहली बार नेताजी के नाम से कहा था, तो इसी टाइम पे कहा था 1942 के टाइम पे। जर्मन सरकार ने एक मंत्री एडम फान ट्राट सुभाष चंद्र बोस के एक अच्छे दोस्त भी बन गए थे वहाँ पे। ठीक है, आखिर 29 मई 1942 के दिन सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडॉल्फ हिटलर से मिले। कब मिले थे? 29 मई 1942 को। लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। ठीक है, ये देखिए, ये जर्मनी गए थे तो सुभाष चंद्र बोस जी की ये चित्र है, देखिए दिख रहा है आपको। ये कई साल पहले हिटलर ने, मतलब कि जब कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्प नामक आत्मचरित्र, मतलब खुद की बायोग्राफी उसने लिखी थी। उसमें किताब में उन्होंने भारत और भारतीय लोगों की बुराई की थी। इस विषय में सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर से अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। देखिए समझ रहे हो किस टाइप के वो, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी इंसान थे। मतलब उसके देश में ही जाके, जर्मनी में हिटलर को जाके कहा कि ये बात तुमने गलत की थी, इसकी माफ़ी मांगी है। कोई कह सकता है? ये ऐसे टाइप के व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी। इस विषय पर सुभाष चंद्र बोस जी ने हिटलर को अपनी नाराजगी व्यक्त की। हिटलर ने अपने किए पर माफ़ी भी मांगी और माइन काम्फ के अगले संस्करण में वह परिच्छेद निकालने का वचन दिया। समझ रहे हो? अंत में सुभाष चंद्र बोस को पता लगा कि हिटलर और जर्मनी से उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो वो वहाँ से 8 मार्च 1943 को, मतलब 1 साल तक वहाँ लगभग रहे वो, 8 महीना 9 महीना। फिर 8 मार्च 1943 को जर्मनी के किल बंदरगाह में वे अपने साथी आबिद हसन सफरानी के साथ एक
एक जर्मन पनडुब्बी में भी बैठकर पूर्वी एशिया के ओर निकल गए। देख रहे हो, मतलब देख रहे हो उनका सफ़र देखो भाई। मतलब वो बंदर वहाँ से फ़ौरन निकल गए आबिद हसन के साथ। एक जर्मन पनडुब्बी में बैठ के पूर्वी एशिया की ओर निकल गए। वहाँ वो जर्मन पनडुब्बी उन्हें हिंद महासागर के रास्ते में मेडागास्कर के किनारे तक ले गई। वहाँ वे दोनों समुद्र में तैर के जापानी पनडुब्बी तक पहुँचे। देख रहे हो, समुद्र में भी तैरे वो, फिर जापानी पनडुब्बी तक पहुँचे। द्वितीय वर्ल्ड वॉर 2 के समय, वर्ल्ड वॉर जब 2 हो रहा था, यह समय किन्हीं भी दो दो देशों की नौसेनाएं की पनडुब्बियों के द्वारा नागरिकों की यह एकमात्र अदली बदली हुई थी। यह जापानी पनडुब्बी उन्हें इंडोनेशिया के पदांग बंदरगाह तक पहुंचा कर आई। मतलब कहाँ तक पहुँचाई थी? इंडोनेशिया के मतलब बंदरगाह तक पहुँचा के आई थी। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था पूरे देश में। जर्मनी लड़ रहा था, उधर रसिया लड़ रहा है, अमेरिका तो 1945 में लड़ने आया था। मतलब इटली लड़ रहा है उधर, ये पूरा बाकी इनकी कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश कंपनी की, सब लड़ रहे हैं उस टाइम पे इन्होंने ऐसे ऐसे खतरनाक मतलब कि सफ़र किए। बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। मतलब कि क्या बोला जाए, जितना कम ज़्यादा बोलो उतना कम है। पूर्व एशिया अभियान में ये अभियान, अब उनका पूर्व एशिया में भी अभियान चला। अब देखो उधर ख़त्म हो गया यूरोप साइड में सारा, अब एशिया में आ गए वो। तो पूर्वी एशिया में आगे इंडोनेशिया में पहुँचे थे ना अभी, जर्मनी वो जापान से होते हुए। अब वहाँ से देखो क्या नाम है, अब पूर्वी एशिया में पहुँच के सुभाष चंद्र बोस जी सर्वप्रथम वयोवृद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, ये रास बिहारी बोस जी ही जो थे ना पहले उनके वो मतलब उनसे मिले थे वहाँ पे, और वहाँ भारतीय स्वतंत्रता के प्रसिद्ध का नेतृत्व संभाला। उनके साथ मिले गए सिंगापुर के एडवर्ड पार्क में। रास बिहारी बोस ने स्वेच्छा से स्वतंत्रता परिषद का नेतृत्व सुभाष को सौंप दिया। वो बूढ़े हो गए थे उस टाइम पे, बहुत बूढ़ी सॉरी दोस्तों, उस टाइम पे वो बहुत बूढ़े हो गए थे रास बिहारी बोस। तो उन्होंने वो भी देश की स्वतंत्रता के लिए वहाँ पे मतलब लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से। अपना एक खुद का मतलब उन्होंने अपना बना रखा था, अपना एक आर्मी बना रखी थी, वो लड़ रहे थे। तो उन्होंने जब वो सुभाष चंद्र बोस जी उनसे मिलने गए तो अपना सब कुछ उनको दे दिया कि आप हमारा चीज़ संभालो और देश के लिए लड़ो। तो जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कई दिनों बाद नेताजी जापान के संसद डायट के सामने भाषण दिया। ये वहीं देखिए भाषण देते हुए चित्र है उनके वहीं पे। मतलब उनसे हर देश के अलग अलग देश के नेता लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये भारत देश की जो एक अलग ज्वालाशील इंसान थे वो। 31 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। एक आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना की 21 अक्टूबर 1943 को। और वे खुद की सरकार में राष्ट्रपति वो खुद ही बने, प्रधानमंत्री भी वो खुद ही थे, और युद्ध मंत्री भी वो खुद ही बने। मतलब जिसको आज के डेट में नहीं कहते हैं आपको कि जो डिफेंस मिनिस्टर, ये वो भी खुद ही बन गए थे वो। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। मतलब इस सरकार जब उन्होंने बनाई थी, इन आज़ाद हिंद फौज की जो फौज थी वो खुद ही उसके सेनापति भी बन गए थे। उसी में एक आर्मी बनाई उन्होंने, आज़ाद हिंद फौज। मतलब ये सुनिए देखिए क्या हुआ। उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 में के दिन नेताजी ने सिंगापुर में ही मतलब कि आज़ाद हिंद सरकार की पार्टी की स्थापना की। और उनको उस पार्टी के उस सरकार के उन्होंने खुद ही राष्ट्रपति खुद को ही बनाया, प्रधानमंत्री खुद ही बने, और खुद ही डिफेंस मिनिस्टर भी बने। इस सरकार को कुल 9 देशों का मतलब मदद मिला। उन्होंने उनको देशों की मान्यता दे दी उन्होंने 9 देशों ने। और नेताजी आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति भी बन गए। इन 9 देशों में से जापान भी था, सब ये लोग देश थे, वियतनाम था उस टाइम के। और उनके सेनापति वो खुद ही बने आज़ाद हिंद फौज के। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना ने अंग्रेज़ों के फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया था। मतलब जो भी मतलब अंग्रेज़ों ने अपने की फ़ौज से जो पकड़े हुए जो मतलब अंग्रेज़ों ने जो भी मतलब कि भारतीयों को पकड़ के ज़बरदस्ती फौज में रखा था ना, उनको वापस से अपनी पार्टी में लाया।
ठीक है, ये आज़ाद हिंद फौज पार्टी में ला के शामिल किया। फिर आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए एक झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई सुभाष चंद्र बोस जी ने। मतलब क्या सोच थी उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी की, मतलब अलग लेवल की। ऐसे इंसान आज की डेट में कहाँ मिलता है कोई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने एक अनेक भाषण देकर वहाँ के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उनसे आर्थिक मदद आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तभी बोला था, कब बोला था? 1943 21 अक्टूबर के बाद, मतलब 1943 में बोला था। और ये जब पार्टी बन गई, जब ये सब चीज़ें हो गई, तो 1943 में ये चीज़ बोला था उन्होंने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी। तो वर्ल्ड वार टू के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से भारत पर आक्रमण किया। जो भारत में अंग्रेज लोग थे ना, उनके अंग्रेज़ों पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। मतलब कि वो वहीं से, कहाँ से, मतलब जब ये आपको सिंगापुर में जब उन्होंने पार्टी की स्थापना की तो सिंगापुर से ही उन्होंने अपनी पार्टी के साथ अच्छा दिल्ली चलो का नारा दिया और सब लोगों को एकदम प्रोत्साहित करते हुए चला भारत की ओर ले गए। जो भी बीच में अंग्रेज की सेना मिलती थी उनको ख़त्म करते जाए चले गए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, दोनों फौजों ने अंग्रेजों से, कौन सी दो फौज थी? एक तो वो जापानी सेना थी, एक इनकी खुद की सेना थी आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी की। तो अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। ये द्वीप आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद फौज के अनुशासन में रहे, मतलब आज़ाद हिंद फौज के शासन में ही आ गए थे। नेताजी ने इन द्वीपों को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप के नाम से नाम दे दिया। दोनों फौजों ने मिलकर इम्फाल और कोहिमा पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी पड़ा और दोनों फौजों को पीछे हटना पड़ा। मतलब थोड़ा बाद में दिक्कत हो गई, उनकी फौजें अंग्रेज़ों की ज़्यादा थी, इनकी इनकी इनके इनके फौज में थोड़ा लोग कम थे, इसलिए थोड़ा कुछ समय के लिए पीछे हटना पड़ा था सुभाष चंद्र बोस जी को। जब आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटती रही तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। समझ रहे हो? देखो यहाँ से समझ में आएगा कि मतलब जापानी लोगों ने कहा कि ऐसा है कि नेताजी यहाँ पे अंग्रेजों आपका पीछा कर रहे हैं, आपको चलिए हम आपके लिए हवाई जहाज़ तैयार करते हैं, आप जाइए यहाँ से डायरेक्ट हमारे तरफ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम अपनी आर्मी जो मैंने बनाई है झांसी की रानी औरतों की पार्टी, जो पार्टी कह रहे वो फौज बनाई है झांसी की रानी रेजिमेंट, उनके साथ मैं चलना पसंद करूँगा पैदल। उन्होंने हज़ारों किलोमीटर, मतलब कि सैकड़ों मील, मतलब हज़ारों किलोमीटर के आसपास कह दो कि उन्होंने पैदल चलना पसंद किया। इस प्रकार नेताजी ने सच्चे नेतृत्व का एक आदर्श प्रस्तुत किया लोगों के लिए कि ये मिसाल है कि भाई देखो, उन्होंने अपनी कभी नहीं सोची थी, ना कल ना आज ना कभी आगे। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद तथा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। ये लाइन बहुत ज़रूरी है। मतलब उन्होंने सारा चीज़ बताया कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। 6 जुलाई 1944 को बताया था। दुर्घटना और उनकी मृत्यु, अब उनकी दुर्घटना हो जाती है। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की ये इमारत, ये उनकी स्टैच्यू है, प्रतिमा है उनकी, टोक्यो में, जापान के टोक्यो में है ये, जो कि रेंकोजी मंदिर के बाहर लगी हुई है। मतलब जापान में एक रेंकोजी मंदिर है टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में, वहाँ पर उनकी ये स्टैच्यू लगी हुई है। उनको बहुत रिस्पेक्ट जापान में भी दिया जाता है। आज भी जाओगे तो बहुत रिस्पेक्टफुली उनके त्यौहार में उनका सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब उनके नाम से त्यौहार, जिस दिन 23 जनवरी के दिन उनको उनके त्यौहार के रूप में जापान में सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड वार टू में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना था। अब वर्ल्ड वार टू में क्या हो गया था कि अमेरिका ने आपको 6 जुलाई और 9 जुलाई को 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 में एटम बम जो वो बना रहा था उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना था अमेरिका को। तो उसने 1 साल के लिए वर्ल्ड वार टू में अपना भागीदारी लिया था। 1944 में या 44 में ही जुड़ा था। अब 45 में उसने वो बम दोनों अपना, मतलब उसको टेस्ट करना था, आइटम बम बनाया था। तो
पहली बार उसने इस्तेमाल कर दिया। तो नागासाकी हिरोशिमा पे उन्होंने 1945 से एक बार 6 अगस्त को, एक बार 9 अगस्त को फेंक दिया। इस वजह से जापान में हल्का मच गया, वहाँ के लोग मर गए, तो जापान पीछे हट गया। द्वितीय वर्ल्ड war II में जापान की हार इसकी वजह से हो गई न। उधर 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 का नाम है, जर्मनी के जो हिटलर था वो भी अपने आप को गोली मार लेता है, उसको हार बर्दाश्त नहीं होती है, खुद से गोली मार लेता है। इधर जापान भी हार मान जाता है। तो नेताजी अब बसते अब नेताजी अकेले अपनी लड़ाई लड़ते हैं जब अंग्रेजों से, तब भी हार नहीं मानते। देख रहे हो जज्बा। नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस के सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी ने हवाई जहाज में मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। मंचूरिया किधर है? रसिया की तरफ है। मंचूरिया भी दो भाग में, एक आउटर एक इंटरनल। जो इंटीरियर मंचूरिया है वो आपको रसिया की, ये उधर है जापान की तरफ है, वो ये रसिया की तरफ है। तो ये रसिया की तरफ जाना चाह रहे थे लगभग, मान लो जब ये जापान इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। मतलब इसी सफ़र के दौरान इस दिन के बाद वो कभी भी किसी को दिखाई नहीं दिए। क्या हुआ उनके बाद किसी को नहीं पता। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे। 18 अगस्त को ताइहोकू मतलब जापानी भाषा है, हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोदोही पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें मतलब अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने वहीं पे दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू मतलब जापान में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करने जापान की राजधानी टोक्यो में रैकोंजी मंदिर में रख दिया गया। मतलब अभी बताया था ना कि टोक्यो में उनकी एक स्टैचू बनाई गई है, वही मंदिर कौन सी मंदिर है? रैकोंजी मंदिर में रख के आगे बनाई गई है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे, मतलब 21 बजे क्या होता है बताइए, 9 बजे के आसपास हुई थी। ठीक है, 9 बजे रात को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने इस दुर्घटना की जांच करने के लिए 1956-1977 में 2 बार आयोग की नियुक्ति किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि उस विमान दुर्घटना में ही शहीद हो गए थे। बट 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी की नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन मतलब ये तो बात तो पता चला कि उनकी कोई ऐसा हुआ नहीं, लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग को रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा मतलब रहस्य बन गया है आज भी। पता नहीं क्या हुआ। अगर वो उसमें मतलब ऐसा कोई मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसी विमान मतलब कोई दुर्घटना विमान में हुई नहीं, आग नहीं लगी, क्या किसी ने उनको शायद उनके कई सारे दुश्मन भी हो गए थे, क्या पता पीछे से उनको मार दिया गया, क्या पता जापान में ही उन्हीं के लोगों ने, जापानी लोगों ने ही मार दिया, क्या हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। और जापानी लोगों ने शायद ये स्टोरी बनाने के लिए झूठी स्टोरी बनाई हो, क्या पता, कुछ कह नहीं सकते। बट अगर वो झूठी स्टोरी बनाए तो फिर उन्होंने ये क्यों, तो वो सिंपल वही नहीं कह देते कि हाँ विमान दुर्घटना हो गया। तो कुछ क्या बात थी क्या बात नहीं थी, ये तो आप वही जानते हैं। देशों के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी का होने का लेकर दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रमाणिकता संदिग्ध है। मतलब कोई इस पर सच्चाई पता नहीं चली, कोई इसका प्रूफ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने के हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए उसे मामले की फाइल बंद कर दी।
ये सुनो, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सारी जानकारी जितनी भी थी मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड वो बता दी। कटक में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान अब संग्रहालय में परिवर्तित हो गया। देखिए लिखा है ना, नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम, म्यूजियम के रूप में उनकी जगह कट जहाँ वो पैदा हुए थे म्यूजियम के नाम से बना दिया गया। वो गोमू में जब पहली बार वहाँ से वो गोमू पर आए थे ना, धनबाद में होते हुए जब वो भागे थे 1939 में, वो पेशावर गए थे, तो इसी स्टेशन से तो गए थे, तो इस स्टेशन का नाम ही रख दिया, चेंज कर दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमू। धनबाद के अंदर एक रेलवे स्टेशन है गोमो जंक्शन, उसी में। ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी के विश्व ध्वंस के बाद सौंदर्य ही बदल गए, मतलब जब ये दोनों पर आइटम बम गिराया गया तो फिर वो क्या हुआ, अमेरिका के पांव तले मतलब वो जापान हार गया। उसके बाद ये फिर नेताजी और आज़ाद हिंद सेना का रोहर्षक इतिहास टोक्यो में अभिलेखा में वर्षों तक बड़ा धूल खाता रहा। मतलब जैसे आइटम बम गिरा दिए तो फिर कोई इतिहास ही फिर नहीं, आपसे लेखा जोखा नहीं मिला कि क्या कहानी और भी थी, कि इतिहास टोक्यो की मतलब कि मतलब उनकी जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज सेना थी, उनके बारे में उतना कुछ खास भी वहाँ से कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में नेताजी के यश में वर्णातीत वृद्धि की ओर वे लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुँचे। अंग्रेजों के द्वारा किए गए विधिवत दुष्टाचार तथा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा सुभाष के विरोध के बावजूद सारे देश को झकोर देने वाले उस मुकदमे के बाद माताएं और बेटों को सुभाष का नाम देने पर गर्व का अनुभव करने लगी। घर घर में राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के जोड़ पर नेताजी का चित्र भी दिखाई देने लग गया। समझ रहे हो, मतलब अलग ही जज्बा बन गया हर कोई। यही वजह है कि 1947 मतलब आज़ाद हिंद फौज ने भारत में लोगों को मतलब कि परेशान नाक में दम कर दिया उनको। लास्ट में अंग्रेजों को भागना भी पड़ा था, यही मेन वजह भी थी, क्योंकि उस टाइम पे भाई सुभाष चंद्र बोस जी की भी मृत्यु हो चुकी थी, गांधी जी भी जेल में थे 45 के बाद। ताकि कौन था ऐसा जो अंग्रेज वर्ल्ड वार जीत भी चुके थे, वर्ल्ड वार 2, तो आखिर क्यों अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा, वजह क्या थी? क्योंकि ये आज़ाद हिंद फौज की वजह से इन्होंने भाई विद्रोह कर दिया। लिखा ना है नौसेना विद्रोह, उसका विद्रोह, नौसेना विद्रोह के बाद ब्रिटेन को विश्वास हो गया कि अब भारतीय सेना के बल पर भारत में शासन नहीं किया जा सकता और भारत को स्वतंत्र करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। नाक में दम करके रख दिया था। तो आज ये भी कह सकते हैं कि आज़ादी में मेन एक एलिमेंट सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाने में पूरा अहम भूमिका निभाई है। तो ये पूरी उनकी कहानी है, सब लिख के पता चल गया आपको। थैंक यू सो मच। आपको इतने आपने पूरे अच्छे तरीके से वीडियो देखी होगी, आपको आज अच्छा मज़ा भी आया होगा, अच्छे तरीके से सबको समझ में आया होगा कि इस तरीके से स्पष्ट में कोई नहीं बताया होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच।